हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में जानेंगे। क्यों इसके बारे में जानेंगे? क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के मुक्त अंतर्राज्यीय संचालन का आदेश दिया था। इससे पहले विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने मार्च 2020 में देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार उस सूरत में करती है जब किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना की जरूरत पड़े। इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल मैनेजमेंट और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि यह अधिनियम वर्ष 2006 में लागू हुआ था, जनवरी 2006 में। अब इस अधिनियम के बारे में इसके ऑफिशियल अधिनियम से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हमारे लिए इसमें काम के हैं, सिर्फ उतना पढ़ेंगे। यह अधिनियम यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें पहले चैप्टर में इसका नाम यानी इस अधिनियम का नाम दिया गया है और इसका विस्तार बताया गया है कि इसका विस्तार कहां तक है। इस अधिनियम का नाम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारत पर है, किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है यानी आपदा से प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। प्रभावित क्षेत्र से मतलब है देश का ऐसा क्षेत्र या भाग जो किसी आपदा से प्रभावित है, सिंपल सी परिभाषा है। और आपदा, उससे पहले जान लेते हैं केंद्रीय सरकार की परिभाषा क्या दी गई है। केंद्रीय सरकार से मतलब भारत सरकार का एक ऐसा मंत्रालय या विभाग जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है। आपदा की परिभाषा इसमें क्या दी गई है? आपदा किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या फिर मानवकृत कारणों की वजह से, दुर्घटना या फिर उपेक्षा से, या ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना जिसका परिणाम जीवन की हानि या फिर मानवीय पीड़ा से है या फिर संपत्ति के नुकसान से है और विनाश या फिर पर्यावरण का नुकसान आदि से है। और प्रकृति का या परिणाम का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है, यानी जिस क्षेत्र में या जो क्षेत्र इस आपदा से प्रभावित है वह क्षेत्र या समुदाय इस आपदा का सामना करने की क्षमता से परे है, यानी इस आपदा का सामना करने में वह क्षेत्र सक्षम नहीं है। इसी प्रकार इसमें अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे स्थानीय अधिकारी की परिभाषा दी गई है, समन की, राष्ट्रीय प्राधिकरण की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की, राष्ट्रीय योजना की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें चैप्टर 2 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की स्थापना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के बारे में बताया गया कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। इसमें एक अध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होगा
और 9 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें भारत का प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा, और 9 से अधिक सदस्य होंगे जो कि नाम निर्देशित किए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा, या राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री है उसके द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। शक्तियां और कार्य क्या होंगे इसकी? आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना और मार्गदर्शन सिद्धांत बनाना। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां बना सकेगा, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा, राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपाय के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा। इसमें राष्ट्रीय, राज्य या फिर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे। इसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार का ऐसा सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का भार साधक है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदेन अध्यक्ष है। इसी प्रकार अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करने का इसमें प्रावधान है। उप समितियों के गठन का भी प्रावधान है। इस कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य क्या होंगे इसके बारे में भी दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। राष्ट्रीय योजना के बारे में भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। यह संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी। इस राष्ट्रीय योजना में क्या क्या शामिल होंगे? आपदाओं के निवारण और उसके प्रभाव के शमन के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होंगे। विकास योजनाओं में शमन संबंधी उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय होंगे। शमन यानी समाप्त किए जाने वाले, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या फिर आपदा के प्रभावी रूप से मोचन यानी समाप्त करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण करने के लिए उपाय किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है इसमें। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, इसी तरह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होगा और 8 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे राज्य द्वारा। अधिवेशन होगा इसका, कर्मचारियों की नियुक्ति भी राज्य द्वारा की जाएगी, सलाहकारी समिति का गठन किया जाएगा। इनकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे? राज्य योजना के बारे में भी इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना होगी जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाएगा। इस राज्य योजना के अंतर्गत क्या क्या होगा? आपदा के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता, आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय शामिल होंगे इसमें। ऐसी रीतियां जिसमें शमन के उपाय यानी आपदा के समाप्त करने के उपाय, विकास योजनाओं और
परियोजनाओं के साथ एकीकृत किए जाएंगे। क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय इसमें शामिल होंगे। इसी तरह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जिसका अध्यक्ष जिले का कलेक्टर या जिले मजिस्ट्रेट या उपाध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा 7 अन्य सदस्य होंगे उसकी सहायता करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पदेन सह अध्यक्ष भी होंगे, जिसमें जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य। इनकी जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां क्या होंगी इसमें बताया गया है। अधिवेशन के बारे में, गठन किस प्रकार किया जाएगा सलाहकार समितियों का, इसमें बताया गया है कि जिला प्राधिकरण की शक्तियां और उनके कार्य क्या होंगे, जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इन सब के बारे में इसमें इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिला योजना, जिलेवार योजना भी तैयार करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना बनाई जाएगी। जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए जिला योजना तैयार की जाएगी, जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जिला योजना में क्या क्या सम्मिलित होंगे, जिले में ऐसे क्षेत्र जो कि आपदाओं के विभिन्न रूपों में संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जिले स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आपदा के निवारण करने के लिए और समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल होंगे, और इसी तरह अन्य उपाय भी शामिल होंगे। जिले स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा योजनाएं तैयार की जाएंगी और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा इसमें प्रावधान किया गया है। किसी आपदा की स्थिति में या आशंका की स्थिति में जिला प्राधिकरण की क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके बारे में भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन रहते हुए ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के नियोजन करने के लिए आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का क्या उत्तरदायित्व रहेगा, या भी इसमें इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। इसमें इसके द्वारा इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए आपदा के समय। राज्य सरकार के विभागों के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, जिस प्रकार राष्ट्रीय यानी केंद्रीय सरकार के विभागों या मंत्रालयों के उत्तरदायित्व को निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है इस अधिनियम में, उसी प्रकार राज्य सरकारों के लिए भी इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। किस प्रकार योजना बनाई जाएगी, स्थानीय प्राधिकारियों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। स्थानीय प्राधिकारियों के क्या कृत्य होंगे यानी क्या कार्य होंगे उनके। स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुए क्या कार्य करेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं, और वह यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे वह किसी आपदा की स्थिति या आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये नहीं कि रखे रखे खराब हो रहे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। इसी तरह वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसके अधिकारिता के भीतर सभी जो भी निर्माणगत परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए जो भी मानक हैं और उनके निर्देशों के अनुरूप हैं या फिर नहीं। प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेगा।
स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझता हो। 7वां चैप्टर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से संबंधित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में उतने सदस्य होंगे जितना केंद्र सरकार निर्धारित करे, यानी ये केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में कितने सदस्य होंगे, उनकी पदावधि कितनी होगी, रिक्तियां को कैसे भरा जाए, ये सब केंद्र सरकार पर छोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में भी इसमें प्रावधान है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है? किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञता पूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए, यानी उसके समाप्त करने के लिए, इस संकट को दूर करने के लिए, आपदा के संकट को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंध भी हैं वह विहित होंगी जो कि विहित की जाए केंद्र सरकार द्वारा। वित्त लेखा और संपरीक्षा, यानी उनके लिए धन कहां से आएगा, इसके बारे में भी यह प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। केंद्रीय सरकार अधिसूचना के माध्यम से आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से एक निधि का गठन कर सकेगी। जिसमें क्या क्या शामिल रहेंगे यह भी बताया गया है इसमें। संसद द्वारा दिए गए अनुदान या फिर ऐसा कोई अनुदान जो कि आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए हो, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया हो। राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के बारे में भी बताया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना की जा सकेगी आपदा को दूर करने के लिए। अपराध और शक्तियों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि यदि कोई अपराध करता है, इस केंद्रीय सरकार के या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कर्मचारी इस अधिनियम के जो भी कार्य हैं उनको करने में बाधा डालेगा तो उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यदि कोई जानबूझकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण या फिर जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणाम स्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, निर्माण या फिर अन्य फायदे के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है कि यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि यह गलत है, झूठ है, तो वह यदि दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे कारावास दिया जा सकता है 2 वर्ष तक का, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों। धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान है। झूठी चेतावनी के लिए भी दंड का प्रावधान है। सरकार के विभागों द्वारा दंड अपराध किया जाता है इस अधिनियम के तहत, तभी उसके लिए दंड का प्रावधान है इसमें। अधिकारी के कर्तव्य पालन करने में यदि वह सफल नहीं होता है, असफलता है या वह उल्लंघन करता है अपने कर्तव्यों का पालन करने में, तभी उसके लिए दंड का प्रावधान है। कंपनियों द्वारा यदि अपराध किया जाता है उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है दंड का। और लास्ट 11वें चैप्टर में बताया गया है कि आपदा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने या प्रतिपूर्ति देने और राहत देने के समय लिंग, जाति, समुदाय, उद्भव या फिर धर्म के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता करने में जो भी प्रतिपूर्ति या फिर जो भी सहायता दी जाएगी उसमें लिंग, जाति, समुदाय, उद्भव, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान भी इसमें किया गया है।
इस प्रकार हमने इसके यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सभी वो फैक्ट्स जो हमें जानने चाहिए उन सभी के बारे में हमने जान लिया है। शॉर्ट में एक बार फिर से जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को मुक्त अंतर्राज्यीय संचालन का आदेश दिया था, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो सके। इससे पहले विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने मार्च 2020 में देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया था। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार उस सूरत में करती है जब किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। यह अधिनियम जो कि 2005 में लागू हुआ था, लेकिन 2005 में पास हुआ था संसद में, लेकिन इसे 2006 में जनवरी 2006 में लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है। नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय को बनाया गया है। इसकी संरचना क्या है, इसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय समितियों का गठन और इस प्रकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य और जिले स्तर पर संस्थाओं की स्थापना यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यानी ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक आपदा से निपटने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। और इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है। कंपनियों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस अधिनियम में आपदाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, लेकिन जब तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तब तक इस विस्तृत योजना के बनाने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।